दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा एमओयू साइन किया है कंपनी ने। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए नए फैसले कर रही है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो को और तेज़ी से बढ़ा रही है और इसके लिए फंड रेजिंग भी लगातार की जा रही है बॉन्ड्स के माध्यम से। अब क्वार्टर थ्री आने वाला है। पिछले रिजल्ट काफ़ी शानदार है। लगातार हर साल कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। वैसे आज बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी थी, लेकिन ये तेज़ी अगर आप देखें तो सिर्फ लार्ज कैप में थी। मिड कैप में कोई ख़ास तेज़ी आज देखने को नहीं मिली ना स्मॉल कैप में आज कोई ख़ास प्रदर्शन था, लेकिन बाज़ार ज़बरदस्त दौड़ा। अब आप देख सकते हो कि फ़िलहाल एफआई की तरफ से बाज़ार में अभी शुरुआत हुई है आज। काफ़ी दिनों के बाद आज एफआई ने कुछ खरीदारी ज़रूर की है। तो ये क्या शुभ संकेत है? क्या यहाँ से अब एफआई बाज़ार में फिर के खरीदारी शुरू करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 79,943 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 1,436 पॉइंट की बम्पर तेजी देखने को मिली। बहुत दिनों के बाद बाजार में तूफानी तेजी थी। करीब 1.83% की तेजी आज बीएसई सेंसेक्स में देखने को मिली। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने भी बहुत ही शानदार किया। 24,000 का फिर से स्तर देखने को मिला। आज 24,006 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 386 पॉइंट की शानदार तेजी यानी 1.64% दौड़ा आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब आप देख सकते हो ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो है एफआई का। पिछले दिसंबर महीने में लगातार जो बिकवाल थे आज फाइनली उन्होंने खरीदारी की है। वैसे महीने की शुरुआत में उन्होंने बिकवाली की थी। कल उन्होंने 1782 करोड़ की बिकवाली की थी, लेकिन आज आप देख सकते हो कि 13,402 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 11,896 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो आज 1,506 करोड़ पॉजिटिव यानी 1,500 करोड़ का आज उन्होंने माल खरीदा है। वैसे इस महीने में अभी तक वो 275 करोड़ के बिकवाले, क्योंकि कल उन्होंने 1782 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन फाइनली देख सकते हो कि आज उन्होंने खरीदारी की है जिससे बाजार में तेज़ी का वातावरण बना है। दूसरी तरफ आज डीआई ने भी हल्की सी खरीदारी की है। आज देख सकते हो कि डीआई की खरीदारी है लेकिन मामूली है। कल डीआई ने अच्छी खासी खरीदारी की थी। कल 1,690 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था। आज 14,176 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की। सामने 14,154 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 22 करोड़ वन की टोटल खरीदारी उन्होंने की यानी 22 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। जो आंकड़ा छोटा है लेकिन आज वो भी बाहर तो है ही। और अभी पिछले 2 दिनों में इन्होंने 1712 करोड़ का नया माल खरीद लिया है। तो बाज़ार के लिए ये शुभ संकेत ज़रूर है। अब बात करें आईआरएफसी की तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की जो शुरुआत है बिल्कुल फ्लैट हुई। 150 पर जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 150 का लो बना और यहाँ से इसने जो तेज़ी बताई तो 152 का ही बना और इससे आगे बढ़ नहीं पाया। अंत में क्लोजिंग भी 152 के आसपास ही रही है, ऊपर की तरफ 1.18% की तेज़ी के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक फिलहाल बिल्कुल सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 18 दिसंबर को अगर देखें तो स्टॉक 153 के आसपास था। 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई जिसकी वजह से देख सकते हो कि 23 दिसंबर को 147 के आसपास स्टॉक आ गया। लेकिन इंट्राडे का जो उस हाई उस दिन भी 150 के आसपास था। उसके बाद एक दिन की हल्की तेज़ी, फिर 2 दिन भारी गिरावट, जिसकी वजह से देख सकते हो कि 146 के आसपास स्टॉक आ गया 27 दिसंबर को। उसके बाद 30 दिसंबर को इसमें फिर एक शानदार तेज़ी बनी करीब 4.5% के आसपास की, जिसकी वजह से स्टॉक 153 पर आ गया और इंट्राडे में उस दिन 158 तक चला गया था। उसके बाद फिर एक दिन की गिरावट हुई है 31 दिसंबर और उसके बाद 1 दिसंबर को हल्की सी तेज़ी। अभी फ़िलहाल स्टॉक 150-152 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस समय 150 के आसपास का। यहाँ से एक अच्छी संभावना बन सकती है। वॉल्यूम हल्का सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 77 लाख की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। सामने 76 लाख की डिलीवरी उठाई गई और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 43 लाख की डिलीवरी उठाई गई। आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरआईटीएस की सब्सिडीज कंपनी आरईएमसी के साथ में आईआरएफसी ने एक एमओयू साइन किया है फाइनेंसिंग पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे
RMC जो REMC जो सब्सिडीज कंपनी है RITS की, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में। तो इस MOU का मकसद है एक्सप्लोर ऑप्शन फॉर फाइनेंसिंग पावर प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई टू रेलवेज। तो रेलवेज के लिए जो पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो दोनों कंपनियां मिल के आप देख सकते हो कि साथ में कोलैबोरेशन के माध्यम से देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस, DPR रिव्यू और कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे फाइनेंसिंग पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो इस MOU के माध्यम से थर्मल पावर प्लांट से न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड करने का कंपनी काम करेगी। तो ये बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है कि कंपनी अब देख सकते हो कि अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे देख सकते हो कि और भी अलग अलग सेक्टर में कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम IRFC कर रही है। तो इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि IRFC आने वाले समय बहुत ही बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है और इसीलिए इन्होंने पिछले 2 बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज भी किया है। तो ग्लोबल मार्केट से और कंपनी डोमेस्टिक मार्केट से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और फिर रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। पिछले रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे थे। बात करें अगर रिवेन्यू की तो 2020 में 13,421 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो 2021 में बढ़ के 15,771 करोड़ तक पहुंच गया। बात करें 2022 की तो ये 20,302 करोड़ तक पहुंच गया और 2023 आते थे ये 23,763 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 की बात करें तो ये 26,656 करोड़ तक पहुंचा। यानी आप देख सकते हो कि लगातार हर साल रिवेन्यू बढ़ा है, कहीं पर कोई कमी नहीं रही है और इसी तरह से प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। 2020 में जहाँ पे 3,192 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2021 में 4,416 करोड़ तक पहुंचा और 2022 में 6,090 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 की बात करें तो 6,167 करोड़ तक पहुंचा और 2024 की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है वो 6,412 करोड़ तक पहुंच गया। यानी लगातार देख सकते हो कि हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है और उसी तरह से इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2020 में जहाँ पे 30,300 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, वो 2021 में 35,913 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 में 40,996 करोड़ तक पहुंचा। 2023 की बात करें तो 44,680 करोड़ तक पहुंचा और 2024 आते थे 49,179 करोड़ तक पहुंचा। लगातार नेटवर्थ बढ़ रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में तो इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। देख सकते हो पिछले 3 सालों में IRFC ने 88% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 11% की तेज़ी बनी है और पावर फाइनेंस कंपनी BSE की बात करें तो 12% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे IRFC है। पिछले 1 साल की बात करें तो IRFC ने 51% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 10% की तेज़ी बनी है और फाइनेंस में 10% की तेज़ी है। यहाँ पे विनर बिल्कुल देख सकते हो IRFC है और लूजर यहाँ पे सेंसेक्स है। पिछले 3 महीनों में देखें तो IRFC ने निगेटिव रिटर्न दिया, करीब 2.12% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस दौरान सेंसेक्स में भी 5.13% की गिरावट हुई है और फाइनेंस में BSE में 2.61% की गिरावट है। तो जो सबसे कम गिरावट है वो देख सकते हो कि IRFC के अंदर ही दिखाई देगी आपको। अब बात करें पिछले 1 महीने की तो यहाँ पे IRFC ने 1.81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 0.18% की तेज़ी बनी है और फाइनेंस में 0.28% की तेज़ी है। तो फिर से पिछले 1 महीने में भी देखें तो विनर आपको यहाँ पे IRFC ही दिखाई देगा सेंसेक्स और पावर फाइनेंस के मुकाबले। ईयर टू डेट के हिसाब से 2.01% का रिटर्न दिया है IRFC ने, जबकि सेंसेक्स में 2.17% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 1.69% की तेज़ी। तो यहाँ पे विनर सेंसेक्स है। नंबर 2 पे आपको IRFC दिखाई देगा। ओवरऑल इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है और अब आने वाले समय उम्मीद की जा रही है कि इससे काफ़ी बेहतर आएगा। बजट आने वाला है, बजट में एक काफ़ी अच्छी संभावना बन सकती है और बजट के पहले यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना दिखती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।